Good morning, students. Today I am going to teach you about rocks and minerals, which is in chapter 4. सबसे पहले हमें अर्थ के बारे में जानना है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, संभव, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ पर बहुत सारे माउंटेन्स है ना, प्लेन रीजन और ओशियंस अवेलेबल है। अब देखिए, जो पार्ट हरा और ब्राउन कलर का दिखता है स्पेस, आउटर स्पेस से, उसको हम लोग लैंड एरिया मानते हैं। और जो पार्ट स्काई से ब्लू दिखता है वह हमारा वाटर बॉडीज है, यानी वाटर एरिया है। इसके अलावे लैंड्स पर सॉइल होते हैं जो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल होता है अर्थ पर। अब देखिए, अर्थ जो है वह हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है ना। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है कि जितने हेवनली बॉडीज होते हैं, सन एंड इट्स हेवनली बॉडीज है ना, ये सारे सोलर सिस्टम में शामिल होते हैं। उनमें से हमारा प्लैनेट अर्थ जो है ना, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। बाकी अदर किसी भी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अर्थ के इनर यानी अर्थ के अंदर में जो पार्ट होते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में अब हम लोग जानेंगे डिटेल्स में। उससे पहले लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में जानने से पहले हम लोग मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं। देखिए, अर्थ दो तरह के मूवमेंट शो करता है। एक रोटेशनल मूवमेंट होता है और दूसरा रिवॉल्यूशन है ना। अर्थ क्या होता है? अर्थ जो है अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में 1 टाइम्स मूव कर जाता है। अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में 1 टाइम्स मूव कर जाता है ना। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में 1 टाइम्स मूव करता है तो उससे क्या होता है? उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशनल मूवमेंट है ना। इससे डे और नाइट का पता चलता है, ठीक है। 12 आवर का डे और 12 आवर का नाइट। चलिए, अब हम लोग जानते हैं रिवॉल्यूशन क्या है। रिवॉल्यूशन जो होता है, सभी प्लैनेट जो सन की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस इन देयर ओन ऑर्बिट्स है ना। तो ठीक उसी प्रकार अर्थ भी एक प्लैनेट है जो सन की परिक्रमा है ना अपने ऑर्बिट में होकर करता है। और यह 365 होल 1/4 डेज में सन की एक परिक्रमा करता है अपने ऑर्बिट में। तो जब अर्थ 365 होल 1/4 डेज में अर्थ की परिक्रमा एक बार सन की चारों तरफ कर लेता है तो उस प्रोसेस को हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर दो तरह के मूवमेंट शो होता है, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। अब अर्थ के इनर साइड में क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए हम लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, लेयर्स ऑफ द अर्थ में अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, मेनली 3 लेयर्स होते हैं। पहला क्रस्ट, दूसरा
मेंटल, तीसरा कोर। और कोर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आउटर कोर होता है और दूसरा इनर कोर होता है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्रस्ट के बारे में। तो देखिए मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, इसको नोट कर देना है। क्रस्ट जो है इट इज द आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर, है ना, विथ थिकनेस ऑफ 8 to 65 किलोमीटर। देखिए अर्थ जो होता है वह आउटर मोस्ट लेयर होता है, यानी ऊपरी परत होता है अर्थ का, आउटर मोस्ट लेयर होता है। और यह थिनेस्ट होता है, इसका लेयर थिनेस्ट होता है और इसकी थिकनेस 8 से 65 किलोमीटर होते हैं, यानी मोटाई इसका जो होता है 8 से 65 किलोमीटर तक डीप में फैला हुआ होता है अंदर। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड ओशियंस। नहीं तो क्रस्ट पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेन मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड्स, है ना, जिसके अंदर डिजर्ट्स भी आता है, ग्रासलैंड्स भी आते हैं। नहीं तो एक प्लेस हो गया एरिया रीजन, और उसके बाद में आपके ओशियंस हो गए जो हमारे अर्थ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम पार्ट पर ओशियंस हैं। तो ओशियंस पार्ट हो गया, ओशियंस में वाटर बॉडी आता है। इसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट सपोर्ट्स मोस्ट लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके क्रस्ट वाले पार्ट पर अधिकांशतः लाइफ होता है। बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, है ना, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सर्वाइव कर पाते हैं इस जगह। टेम्परेचर्स, अब देखिए टेम्परेचर की जब बात आती है तो यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ना। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और यह पार्ट जो क्रस्ट वाला पार्ट है वह मेडअप ऑफ रॉक्स, है ना, इट इज मेडअप ऑफ सॉलिड रॉक्स, या सॉलिड रॉक्स से बना होता है। सॉलिड रॉक्स मतलब ठोस चट्टानों से मिलकर के बना होता है। चलिए ये पहला लेयर हो गया, और दूसरा लेयर है मैंटल, ठीक है, मैंटल। चलिए तो अब मैंटल को देखते हैं। मैंटल जो है इट इज द लार्जेस्ट लेयर विथ ए थिकनेस ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर। यह सबसे बड़ा लेयर है। मैंटल लेयर जो है इसका थिकनेस सबसे ज़्यादा है, लगभग अबाउट 2900 किलोमीटर तक यह इसकी थिकनेस है, मोटाई है। दिस लेयर इज वेरी हॉट एंड, है ना, यह लेयर काफ़ी गर्म होता है ना, यह लेयर काफ़ी गर्म होता है। एंड हैज टेम्परेचर्स बिटवीन 870 डिग्री सेल्सियस एंड 4400 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ यानी मेंटल लेयर का जो टेम्परेचर होता है वह 870 डिग्री सेल्सियस से 4400 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इट कंटेन्स मेल्टेड रॉक्स, है ना, इस जगह हमें मेल्टेड रॉक्स प्राप्त होता है, यानी पिघला हुआ चट्टान, चट्टान का पिघला हुआ पोर्शन लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। अब चलिए तीसरा है कोर, जिसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आउटर कोर होते हैं, इनर कोर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आउटर कोर को हम लोग देखते हैं। It is the inner layer with a thickness of about 2200 किलोमीटर। यह हमारे अर्थ का सबसे अंदर का पोर्शन होता है, और यह इसकी थिकनेस जो होती है लगभग 2200 किलोमीटर होती है। दिस लेयर इज हॉटर देन द मेंटल, यह मेंटल लेयर से, है ना, भी ज़्यादा गर्म होता है। मेंटल लेयर ऑलरेडी हॉटेस्ट लेयर है ना,
बट ये मेंटल लेयर से भी ज़्यादा हॉट होता है ना। इट हैज temperatures between 4400 डिग्री सेल्सियस एंड 6100 डिग्री सेल्सियस। हमारे कहने का मतलब है कि इस जगह का टेम्परेचर जो है, यानी आउटर कोर का टेम्परेचर जो है वह 4400 डिग्री सेल्सियस और 6100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, चलिए आप देखिए, इट कंटेन्स मेटल्स सच एज आयरन एंड निकेल इन लिक्विड फॉर्म, है ना। तो स्वाभाविक है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो भी मेटल्स वहाँ अवेलेबल होगा वह लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस लेयर में, यानी आउटर लेयर में जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से आयरन और निकेल, है ना। तो इस लेयर में जो मेटल्स होते हैं, मुख्यतः आयरन और निकेल्स, वह क्या होता है, मेल्टेड होता है, यानी पिघला हुआ होता है, डेट इज इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि वह लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए इस अब अगला लेयर्स देखते हैं, जो कि इनर कोर होता है ना। इनर कोर जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, इट इज हॉट सॉलिड बॉल, नहीं, यह एक गर्म बॉल की तरह दिखता है, नहीं, हॉट सॉलिड बॉल की तरह दिखता है। अगर हम इसको क्या कहते हैं, मॉडल बनाते हैं, है ना, नमूना, है ना, तो उसमें लेयर्स ऑफ द अर्थ का, तो उसमें क्लियरिफाई होगा। चलिए उसको बताते हैं, पहले इसको समझिए। तो इनर कोर जो है यह एक सॉलिड बॉल की तरह होता है ना, और यह हॉट होता है, गर्म होता है, हॉट सॉलिड बॉल की तरह होता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, यानी 7000 डिग्री सेल्सियस से 8000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है ना। अब जब उतना टेम्परेचर होगा तो वहाँ तो हॉट, कोई भी सॉलिड आइटम हॉट बॉल की तरह दिखाई देगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन इन सॉलिड फॉर्म, है ना, कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ आयरन इन सॉलिड फॉर्म, माने इस लेयर में आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना। लेकिन इसको जो है सॉलिड फॉर्म में होने के बावजूद क्या होता है, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल करके आउटर कोर में, है ना। चलिए तो ये लेयर्स ऑफ द अर्थ हो गया। अब हम लेयर्स ऑफ द अर्थ को समझने के लिए हम इसको इरेज करना पड़ेगा, चाहे इरेज करना पड़ेगा, हाँ, तब जा करके हम लोग इसको समझा सकते हैं। एक इरेज करता हूँ मैं ऊपर से। चलिए एक नमूना हम बताते हैं, खास करके देख लीजिए यहाँ पर सिंपल सा, जैसे कि अर्थ होता है, नहीं, एक अर्थ होता है, एक अर्थ होता है, ठीक है। तो ये अर्थ का ऊपरी भाग क्रस्ट हो गया, ये ऊपरी भाग जो हो गया ये क्रस्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग देंगे ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटा भी नहीं। चलिए इरेज कर करके हम बनाते हैं। पहले इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए इस साइड वाले को, तब हम इरेज करते हैं इसको। इसको नोट कर लेना है। अब हम मॉडल ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ की ओर चलते हैं। एक अर्थ का डायग्राम बनाते हैं, है ना। सबसे पहले अर्थ हो गया, ठीक, इसका आउटर सरफेस जो होता है जिसको हम लोग क्रस्ट, तो ये जो होता है ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, फिर
चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्रस्ट करते हैं, क्रस्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला इग्नाइटर हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया आउटर और ये वाला पार्ट हो गया तो ये हो गया इनर, 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 ठीक है। एक मॉडल ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे रॉक्स की ओर, रॉक्स की ओर चलते हैं। तो देखिए रॉक्स जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे। द सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ आर मेड अप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड मटेरियल्स कॉल्ड रॉक्स। देखिए अर्थ पर, अर्थ सरफेस जो होता है वह सॉलिड लेयर्स होता है। तो ये सॉलिड लेयर्स जो अर्थ का होता है वह नेचर के द्वारा जो सॉलिड मटेरियल्स उत्पन्न होते हैं उनसे बनता है ना। नेचर के द्वारा जो सॉलिड मटेरियल्स उत्पन्न होते हैं उनसे क्या होता है, रॉक्स बनता है। अब इसकी चर्चा करने के लिए हम लोगों को वोल्केनिक इरप्शंस को देखना होगा, है ना। वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा जो सॉलिड मटेरियल्स अर्थ के इनर कोर से आता है ना, वह सेडिमेंट्स होकर के, है ना, रॉक्स का रूप ले लेता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब टाइप्स ऑफ रॉक्स। चलिए रॉक्स को तो मैंने डिफाइन कर दिया, अब टाइप्स ऑफ रॉक्स को देख लीजिए। टाइप्स ऑफ रॉक्स में पहला टाइप आता है इग्नियस रॉक्स। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में पहला रॉक्स हो गया इग्नियस रॉक्स। चलिए देखिए इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द लावा फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस कूल्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। देखिए इग्नियस रॉक्स का निर्माण जो होता है वह वोल्केनिक इरप्शंस के कारण होता है ना। वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में मैंने क्लास में डिस्कस किया था और बच्चों को बताया था कि जो अर्थ के इनर सरफेस, इनर कोर, है ना, अर्थ के इनर कोर में जो आयरन्स होते हैं या अर्थ के कोर वाले पोर्शन में जो निकल्स आयरन्स होते हैं या मेल्टेड होने के बाद में क्या होता है, वह मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी मेटल्स अर्थ के इनर कोर में होते हैं वो मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए और यहाँ पर क्या होता है, मैग्मा के रूप में कन्वर्ट होने के बाद में जो गैसेज होते हैं, जो गैस फॉर्म होते हैं, वह प्रेशर बिल्डअप करते हैं और प्रेशर बिल्डअप करने के बाद में वो अर्थ सरफेस पर आना चाहते हैं, है ना। वह मैग्मा अर्थ सरफेस पर आना चाहता है। जो मैग्मा गैसेज, है ना, आसेज वगैरह होते हैं वो अर्थ सरफेस पर आना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं, वह प्रेशर जो है अर्थ की चारों तरफ मूव करता है और सबसे वीक पॉइंट को चूज करता है। जहाँ भी उसे वीक पॉइंट मिलता है उस वीक पॉइंट से वह क्या करता है कि अर्थ सरफेस को के ऊपर आने का प्रयास करता है। अब सपोज मान लीजिए यहाँ से यह पोर्शन अगर उसको वीक मिलता है तो यह अर्थ सरफेस पर आने के लिए, है ना, यहाँ से क्या करता है, वह प्रेशर के साथ चल जाता है। और जब प्रेशर के साथ चलता है तो यह मैग्मा जो है ना, प्रेशर के साथ चलता है। फिर क्या करेगा, जो अर्थ का वीक सरफेस होगा वहाँ से वो फट करके अर्थ पर चारों तरफ काफ़ी ऊंचा जाता है और अर्थ के चारों तरफ फैल जाता
फैलने के बाद में क्या होता है, वो अर्थ सरफेस पर धीरे धीरे कूल हो जाता है। कूल होने के बाद में वह क्या होता है, मैग्मा है ना, वह सेडिमेंट हो जाता है, जम जाता है, और जम करके धीरे धीरे वह इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेता है। चलिए, तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन क्या होता है, मैग्मा के द्वारा होता है, जो वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा अर्थ सरफेस पर आते हैं, है ना। और देखिए, तो ये जहाँ से मैग्मा रिलीज होता है, चलता है ना, ऊपर की ओर, है ना, अर्थ सरफेस पर आने के लिए, वह मैग्मा चेंबर होता है, उसको हम लोग मैग्मा चेंबर कहते हैं। और जिस रास्ते से यह अर्थ सरफेस पर आता है, उस रास्ते को हम लोग वोल्केनो वेंट या वेंट कहते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से निकलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के जिस पॉइंट से वह निकलता है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर तक फैलने के बाद में फिर वह अर्थ सरफेस पर चारों तरफ फैल जाता है, जो एक माउंटेन्स का रूप ले लेता है ना। यही जब समुद्र के अंदर होता है तो आइलैंड्स वगैरह का रूप ले लेता है, ठीक है, समझ में आया। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शंस के कारण होता है, जब वह मैग्मा अर्थ सरफेस पर क्या होता है, फैलता है। उसके बाद में जब वह कूल्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना, तो वह इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेता है। अब देखिए, इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, प्यूमिस हो गया, ऑब्सिडियन हो गया, है ना। ये टाइप्स ऑफ क्या है, इग्नियस रॉक्स है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक चीज़ कि इग्नियस रॉक्स जो है, इसके जो टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, तो ग्रेनाइट का क्या यूज, इनके यूज को देखते हैं हम। ग्रेनाइट का क्या यूज होता है ना। तो ग्रेनाइट का यूज जो होता है वह किचन टॉप्स बनाने के काम आता है। किचन जो होता है उस पर स्लैब लगाने के रूप में इसका यूज किया जाता है। स्टैचूज में इसका यूज किया जाता है, मूर्तियाँ बनाने में, और फ्लोर्स पर भी ग्रेनाइट लगाए जाते हैं। दूसरा है प्यूमिस, है ना। प्यूमिस जो होता है ये थोड़ा लाइट वेटेड होता है ना, हल्का होता है, बहुत सारे छिद्र होते हैं इसके अंदर, इसलिए इनको हम लोग स्क्रबर के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद में सोप्स में भी इसका यूज होता है, और कंक्रीट ब्लॉक्स में भी इसका यूज किया जाता है ना, छोटे छोटे कंकर पत्थर वगैरह बनाने। नेक्स्ट एग्जांपल्स है ऑब्सीडियन, है ना। तो ऑब्सीडियन का यूज जो होता है वह टूल्स काटने में किया जाता है, किसी कटिंग टूल्स के रूप में किया जाता है ना। क्योंकि इसके एज जो होते हैं शार्प होते हैं, इसके एज शार्प होते हैं, यानी धारदार होते हैं, इसके कारण इसका उपयोग किसी टूल्स को किसी चीज़ को काटने में किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग ऑब्सीडियंस को कटिंग टूल्स भी कह सकते हैं। अब चलिए दूसरा काइंड्स ऑफ रॉक्स देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड when the sediments at the bottom of water bodies are pressed down. For example, sandstone, limestone, conglomerate and sand. Sedimentary rocks का निर्माण जो होता है, जो भी सेडिमेंट्स होते हैं अर्थ सरफेस पर या वाटर बॉडीज के अंदर, वह सारे सेडिमेंट्स जब वाटर बॉडीज के बॉटम में जा कर के सेटल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, है ना, और नए नए सेडिमेंट्स जो आते जाते हैं उसके ऊपर जमा होते जाते हैं परत, और ये इस तरह से एक लेयर बनाते हैं, और नीचे का जो होते हैं स्क्वीज होते जाते हैं, दबते जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वह दबते दबते क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिससे कि सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है, उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब देखिए, ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होने के लिए इसमें इग्नियस रॉक्स जो होता है, और सरफेस पर जो इग्नियस रॉक्स होता है वह क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, जैसे हीट हो गया, है ना, वाटर के कारण हो गया, है ना, विंड के कारण हो गया, इन सारे कारणों से जो इनके अंदर ब्रेकनेस आता है, ब्रेक होने के बाद में छोटे छोटे पेबल्स वगैरह में बदल जाते हैं, छोटे छोटे। जब वाटर बॉडीज़ के अंदर ये जाते हैं तो वाटर बॉडीज़ के द्वारा ये ओशियंस वगैरह में बह करके चले जाते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ जाकर सेडिमेंट्स होते हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो भी वाटर के अंदर में जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका सेडिमेंट्स भी उसमें जा कर के शामिल हो जाता है। तो ये दोनों तरह के सेडिमेंट्स मिल करके सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की ओर अगर चलते हैं तो सैंड स्टोन, पहला एग्जाम्पल है सैंड स्टोन। तो हम लोग देखेंगे सैंड स्टोन का उपयोग ना लाल किला जो हमारे यहाँ रेड फोर्ट है उसमें किया गया है सैंड स्टोन का, यानी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को बनाने में सैंड स्टोन का मोस्टली यूज होता है। दूसरा है लाइम स्टोन की ओर चलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन पर्पज से में यूज होता है। लाइम स्टोन का यूज कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज होता है, खास करके सीमेंट्स को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में कॉन्ग्लोमेरेट हम लोग देखते हैं यह कॉन्ग्लोमेरेट का उपयोग खास करके गार्डन बेड्स है ना, फ्लोर्स है ना, वॉल्स, दीवारें, इन सबको बनाने में किया जाता है। अब कॉन्ग्लोमेरेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है समझ में आ गया। गार्डन बेड्स यानी गार्डन के नीचे वाला गार्डन का फ्लोर नहीं, रोड्स वगैरह, वॉल्स वगैरह, इन सब में कॉन्ग्लोमेरेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद सेल्स होता है, तो सेल का उपयोग भी ब्रिक्स और टाइल्स को बनाने में किया जाता है। अब चलिए तीसरा टाइप्स ऑफ रॉक्स हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स को देखिए, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन igneous and sedimentary rocks undergo change due to heat and pressure। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स में दोनों तरह के रॉक्स शामिल होते हैं, यानी कि igneous रॉक्स भी और सेडिमेंट्री रॉक्स भी। और यह इसके अंदर परिवर्तन कैसे होता है, जब ये दोनों तरह के रॉक्स हीट और प्रेशर के द्वारा चेंज होते हैं तो वो मिल करके एक साथ मिल करके सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करते हैं। यानी इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों हीट एंड प्रेशर के द्वारा चेंज होकर के किस रॉक्स एक साथ शामिल होकर के मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल जैसे हो गया जेनेइस, मार्बल, स्लेट है ना, एंड क्वार्ट्ज। ठीक है। तो अब हम इनके यूज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देख लिए जेनेइस का यूज होता है, जेनेइस का यूज होता है फ्लोर्स बनाने में। ठीक है, जेनेइस का यूज फ्लोर्स बनाने में है ना, और दीवार का टाइल्स जो बनता है उसमें भी जेनेइस का यूज होता है। ठीक है, दीवार का जो टाइल्स वगैरह होते हैं, और किचन का जो काउंटर टॉप्स बनता है ऊपर वाला भाग, उसमें भी जेनेइस का यूज होता है। तो जेनेइस के कौन कौन से यूज हो गए है ना, जेनेइस के यूज हो गए फ्लोर्स में है ना, और दीवार में लगने वाले टाइल्स को बनाने में। ठीक है, और किचन काउंटर टॉप्स बनाने में। अब दूसरा है मार्बल्स है ना, दूसरा एग्जाम्पल्स है मार्बल्स। तो मार्बल्स का उपयोग है ना फ्लोर्स में ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा स्टैचूज वगैरह मूर्तियाँ बनाने हो तो उसमें भी किया जाता है। इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल है स्लेट। नहीं, तो देखिए स्लेट का यूज जो होता है वह राइटिंग स्लेट के रूप में होता है, जो स्लेट पर हम लोग लिखते हैं उसके रूप में होता है, और ब्लैक बोर्ड्स नहीं जिस पर हम लोग लिखते हैं उसमें स्लेट का यूज होता है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वार्टजिट। ठीक है, ये इसका उपयोग काउंटर टॉप्स बनाने में, काउंटर टॉप्स नहीं जिस पर रख करके हम लोग कोई यूज करते हैं, खास करके किचन वगैरह में काउंटर टॉप्स बनाने में होता है। फ्लोरिंग टाइल्स है ना, टाइल्स के रूप में फ्लोरिंग करने में होता है, और डेकोरेटिव स्टोन्स, और डेकोरेटिव स्टोन्स किसी चीज़ को सजाने वगैरह में डेकोरेटिव स्टोन्स के रूप में इनका यूज होता है। अब चलिए इस चैप्टर में हमने रॉक्स है ना,
और लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में डिटेल्स रूप से हमने पढ़ा है ना, एग्जाम्पल्स का भी एक्सप्लेनेशन हुआ। अब आपको क्या करना है कि इसे नोट करना है और इसको रिमेंबर करना है। नोट करने के बाद में इसको रिमेंबर करना है, तो इसे माने होमवर्क समझ लीजिए कि इसे नोट करना है, रिमेंबर करना है। और इस चैप्टर से कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे अभी रॉक्स एंड मिनरल्स हमने लिखा, उसमें रॉक्स के बारे में हम लोग जाने, लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में जाने, है ना। अब आगे मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, तो मिनरल्स के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, माने इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मिनरल्स पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और तब तक के लिए हम स्टॉप करते हैं, अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके।